तो देखो पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ कथन दे रखे हैं और नीचे उन कथनों के बारे में दे रखा है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो देखो पहला कथन है, कोष्ठ में सिराओं की संख्या 36 होती है। मूर्ध प्रदेश में सिराओं की संख्या 64 होती है। शाखा प्रदेश में सिराओं की संख्या 16 होती है और कोष्ठ प्रदेश में सिराओं की संख्या 38 होती है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैंने आपको इजीली ये बताने के लिए यहाँ पर एक टेबल बनाई है। उस टेबल को आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा सही से अनुमान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने बोला है कि जो सिराएँ होती हैं, जो सारे स्थानों में हमको बताइए सिराएँ कितनी होती हैं। सिरायों की जो मूल संख्या है, मूल जो सिराएँ हैं वो आपकी संख्या में 40 होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये सिराएँ जो हैं, मूल जो सिराएँ हैं उनको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। वात की सिरा, पित्त की, कफ की और रक्त की। ठीक है, तो 40 को डिवाइड करेंगे 4 भागों में तो 10 10 आ जाएंगी। तो वात की 10, पित्त की 10, कफ की 10 और रक्त की 10। ठीक है, अब ये वात की जो 10 सिराएँ हैं वो आगे फर्दर जो डिवाइड होती हैं वो 175 हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही पित्त की 10 आगे 175 में डिवाइड हो गई, कफ की भी 175 में डिवाइड हो गई और रक्त की भी हो गई। ठीक है, अब इस 175 में से शाखाओं में कितनी जाती हैं, तो एक शाखा में 25 जाती हैं, तो 4 शाखाओं में कितनी जाएंगी, 100 जाएंगी। ऐसे ही पित्त की भी 100 जाएंगी, कफ की भी 100 जाएंगी और रक्त की भी 100 जाएंगी। ठीक है, इस तरह से शाखाओं में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, शाखाओं में टोटल संख्या 400 हो जाएगी। ठीक है, कोष्ठ की बात करें तो कोष्ठ में जाती हैं 1 2 से 34 जाती हैं, तो चारों से कितनी जाएंगी, 136 चली जाएंगी। ठीक है, जत्रु ऊर्ध्व की बात करें तो 1 2 से 41 जाती हैं, तो चारों से कितनी चली जाएंगी, 164 चली जाएंगी। अब जो आगे वाली बात है वो आपको और अच्छे से ध्यान देनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, परंतु आगे वाला जो दो चीज़ें हैं वो जो कॉम्प्लिकेटेड, जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि जत्रु ऊर्ध्व में फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो कान में जो जाने वाली बात की जो सिराएँ हैं वो होती हैं 4। ठीक है, बात की कान में सिराएँ जो होती हैं 4 होती हैं, परंतु पित्त की कितनी होती हैं, बाकी 200 की, पित्त कफ और रक्त की 2 2 होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। कर्ण के अंदर सिराओं की संख्या बात की केवल 4 होती हैं, बाकी 200 की 2 2 होती हैं। ऐसे ही नेत्र में बात की 8 होती हैं, बाकी 200 की 10 10 होती हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है कथन ए सत्य है। ठीक है, कथन ए सत्य नहीं है क्योंकि कोष्ठ में सिराओं की संख्या तो कितनी होती है, 34 होती है। कथन ए व बी सत्य है, तो कथन ए तो गलत हो ही गया, तो बी क्या है, बी में मूल प्रदेश में 64 होती है सिराएँ, जबकि 64 ना होके कितनी होती हैं, 41 होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। कथन ए बी सी सत्य है, तो ए बी तो गलत है, सी में क्या दे रखा है, शाखा प्रदेश में 16 सिराएँ होती हैं, 16 नहीं होती हैं। ठीक है, शाखा प्रदेश में आपकी एक में 25 होती हैं, तो 100 होती हैं टोटल। ठीक है, इस तरह से सभी कथन आपके असत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आएगा। अब देखो नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलाना है। तो एक तरफ आपको जो दोष है हमारे, दोषों को सब डिवीजन दे रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक दोष के 5 प्रकार बता रखे हैं, तो उनकी एक तरफ सूची दे रखी है, दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है, उनको आपस में मिलाना है हमें। ठीक है, उसको याद करने के लिए भी मैंने आपको एक टेबल यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ा इजी टेबल है और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और अच्छे से याद हो जाएगा और इजी तरीका से याद हो जाए, उसको डिस्क्रिप्शन करने, उसको बताने के लिए मैंने टेबल बनाई है। तो देखो दोष हैं। ठीक है, तो दोष है आपका, वो बात दोष है। बात दोष के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। वैसे देखो प्राण का स्थान क्या है, मूर्धा, क्योंकि मूर्धा जो है आपका वो सिर सिर प्रदेश में होता है। ठीक है, मूर्धा सिर जो है मूर्धा प्रदेश में होता है। ठीक है, और मूर्धा क्या है, आपके प्राण है। ठीक है, सिर श्री नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इसलिए प्राण जो वायु है वो मूर्ध प्रदेश में होती है। उदान, ऊ से उदान और ऊ से उर, उदान वायु उर प्रदेश में होती है। ठीक है, और व्यान वायु का जब आप श्लोक पढ़ोगे तो व्यानो हृदय स्थित, व्यान वायु हृदय में होती है। और समानो कोष्ठी सर्वतम,
समान वायु कोष्ठ में रहती है, और अपान वायु क्या नीचे वाली है, तो नीचे प्रदेश में अपान प्रदेश में होती है। तो अपान वायु का स्थान, अपान प्रदेश जो है गुद वाला, वो आपका अपान वायु का स्थान होता है। पित्त की बात करें तो पित्त के 5 भेद कौन से हैं? तो पाचक, रंजक, ठीक है, साधक, आलोचक और ब्राजक। पाचक पित्त की बात करें तो पाचक पित्त पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। तो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, ठीक है, ग्रहणी होती है। तो पक्वाशय आमाशय मध्य स्थान पाचक पित्त का है। रंजक पित्त का स्थान आमाशय, ठीक है। साधक पित्त का स्थान हृदय, आलोचक पित्त का दृष्टि है, नेत्र, और ब्राजक पित्त का त्वचा होता है। ये जो मैंने टेबल बनाई है आपको, ये भागवत के अकॉर्डिंग बनाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर इसमें बाकी आचार्यों के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। कफ की बात करें तो कफ के भेद अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक होता है, ठीक है। अवलंबक कफ का स्थान जो है वो और प्रदेश है। क्लेदक क्योंकि खाने के बाद क्लेद उत्पन्न होता है, आमाशय। बोधक यानी कि बोधन किससे होता है? रसना से। तर्पक, ठीक है, सिर प्रदेश में तर्पक कफ होता है। श्लेषक संधि में होता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद रखना। अब देखो हमने बताया आलोचक पित्त, आलोचक पित्त का स्थान दृष्टि होती है, तो ये मिला देंगे इससे। श्लेषक कफ का स्थान संधि होती है, तो ये मिला देंगे। ब्यानो हृदय स्थित है, तो ब्यान हृदय में रहता है, तो ये मिला देंगे। रंजक पित्त का स्थान हमने आमाशय बताया, परंतु यहाँ क्या दे रखा है? केवल यकृत बचा, ठीक है। रंजक यहाँ या तो आमाशय आना चाहिए था, परंतु यहाँ आमाशय ना आके यकृत आया, तो यकृत मैं आपको एक टेबल और शो कर रहा हूँ। तो देखो चरक के अकॉर्डिंग बोला है कि रस का रंजन कहाँ होता है? तेज और पित्त की वजह से होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग यकृत प्लिया में होता है, ठीक है। भागवत के अकॉर्डिंग आमाशय जो बताया था मैंने, ठीक है, और सारंगधर के अकॉर्डिंग हृदय में होता है। तो इसका मतलब क्या, जो हमको ऑप्शन दे रखा है वो किसका दे रखा है? सुश्रुत का दे रखा है। तो ये भी बात सही है, रंजक पित्त यकृत प्लिया में होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भागवत के अनुसार शिशिर ऋतु में नशा देने का काल क्या है? ठीक है, मैं आपको दोबारा एक श्लोक यहाँ पे बताया है। देखो यहाँ क्लियर मेंशन किया है इन्होंने, प्रातः श्लेषमणि। अगर कफज रोग है तो प्रातः आपको नशा देना चाहिए, पित्तज रोग है तो मध्या में देना चाहिए, और वातज रोग है तो सायकाल आपको नशे का प्रयोग कराना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्रातः में, श्लेष्म रोग में प्रातः, पित्तज रोग में मध्या, और सायकाल अनिलस्य, मतलब बाद में अनिल। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और शरत काल वसंत काल में आपको पूर्व आए, प्रातः काल में आपको नशा देना चाहिए। अगर शीत ऋतु है, शीत ऋतु को मध्य दिन में मतलब मध्या में आपको देना चाहिए। शीत का मतलब क्या है? शीत का मतलब आपका शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु आती है, ठीक है। शिशिर और हेमंत ऋतु शीत ऋतु का है, कही जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में आपको मध्या में नशा देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में साय के समय आपको नशा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखिए, बात अभिभूतेषु, जो बात से अभिभूत है, ठीक है, सिर रोग है उसको, इक्का रोग है, अपतानक है, मन्या स्तंभ है, स्वरभ्रंश है, उसको प्रातः और साय दोनों समय आपको प्रतिदिन नशा देना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था शिशिर ऋतु का था। शिशिर ऋतु किस में आती है? शीत में आती है, और शीत में किस में देते हैं? मध्या में देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक के अनुसार निम्नलिखित को शरीर वृद्धिकर भाव माना जाता है, ठीक है। तो शरीर वृद्धिकर भाव का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, शारीरिक स्थान पढ़ेंगे तब, ठीक है। जो मैंने श्लोक है वो यहाँ बता दिया है। तो देखो, कार्सेन शरीर वृद्धिकर भावा भवंती तद यथा कालयोग स्वभाव सिद्धि आहार स्वष्टम और अभिघातस्य। तो 4 आपको शरीर वृद्धिकर भाव बताएं, कालयोग, स्वभाव सिद्धि, आहार स्वष्टम और अभिघात। तो देखो इसमें किस में एग्जाम्पल में दे रखे हैं, किस ऑप्शन में दे रखे हैं? तो देखो कालयोग दे रखा है, स्वभाव सिद्धि दे रखा है, आहार स्वष्टम दे रखा है, और अभिघात दे रखा है। ये आपके शरीर वृद्धिकर भाव होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चरक अनुसार निम्नोक्त में से किस योनि पद का प्रमुख हेतु सौंडित दुष्टि है, ठीक है। तो सौंडित दुष्टि जो है वो निम्न में से किसका है? तो ये देखो आप, ठीक है,
ये दे रखा है अकाले बहाम अनाया गर्मेण पिहितो अनिला कर्णिका जनियेद योनि श्लेष्म रक्तिन मूर्छिता। तो कर्णिका जो योनि व्यापद है, ठीक है, कर्णिका जो योनि व्यापद है उसमें आपका श्लेष्म और रक्त मूर्छित होता है, श्लेष्म और रक्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से कर्णनी योनि व्यापद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन आज का